स्टार्ट करने के पहले मेरा एक बहुत बेसिक सवाल था जो जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करें, तो आपने बहुत ही प्रॉम्प्टली बोला कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। राइट। फिर मैंने जब घर आके सोचा कि इतना प्रॉम्प्ट आंसर आपने क्यों दिया, तो मुझे उसका रीज़न समझ नहीं आया। पर मुझे ये पता था फॉर श्योर कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा जो आपके टॉप ऑफ द माइंड होगा कि हम इस बारे में ही बात करनी चाहिए और ये ऑडियंस को जानना ज़रूरी है। सो उसी रीज़न से शुरू करते हैं कि वाई सर्वाइकल कैंसर। ओके, सो सी जब भी हम ये सोचते हैं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर हम कहीं भी जाके कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो एक मोटिव दिमाग में रहता है कि दैट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस एंड जो हम बोल रहे हैं वो मासेस तक पहुँचे। तो ऐसी चीज़ जिसको मैं मानती हूँ कि हर महिला को पता होनी चाहिए, हर वुमन शुड नो अबाउट इट, दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, प्लस ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ कॉजिंग कैंसर है। तो अगर आपको पहले से इसके बारे में पता है, यू कैन प्रिवेंट इट, यू कैन ट्रीट इट एंड इन फैक्ट यू विल नॉट हैव इट, आपको होगा ही नहीं। तो एक जो हम इतने सालों से सुन रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो एम्पावरमेंट का जैसे एक तरीका है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे ही एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप महिलाओं को पहले जागरूक कर दो और वो पहले से उसकी स्क्रीनिंग करा के अपने आप को उससे बचा सके। इस तरह का अगर एक अपना मोटिवेशन होगा, सो दिस अवेयरनेस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। फॉर श्योर बिकॉज मैं थोड़ा सा स्टैट्स देख रहा था इसका, मुझे ये पता चला कि इंडिया टॉप मोस्ट कैंसर प्रोड्यूसिंग कंट्री सर्वाइकल कैंसर उसमें। राइट। और स्पेसिफिकली अगर देखें तो अर्बन वीमेन में ये नंबर 2 रीज़न है डेथ्स का, और नंबर 1 इज़ ब्रेस्ट कैंसर। और रूरल इंडिया में नंबर 1 रीज़न है, और उसके बावजूद हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। नॉर्मली नहीं, ये नॉमनक्लेचर में आता है बात करने में कि यार ये कैंसर है, ये सुनने में भी आता है। तो ब्लड कैंसर इज़ वेरी कॉमन सुना है, राइट। बोन का कैंसर सुना है, सर्वाइकल कैंसर इज़ रेयरेस्ट। तो जो हम सुनने में है, पर स्टैट्स में देखें तो ये नंबर 1 पर है। सो इतना अनकॉमन, इतना डिटैचमेंट क्यों है इस चीज़ से, इतना डिफरेंस क्यों है ये? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एक ये जो टैबू है कि इसके जो सिम्टम्स हैं या फिर महिलाओं को लेके उनकी पर्टिकुलरली प्राइवेट पार्ट्स से होने वाली कोई प्रॉब्लम या फिर प्राइवेट पार्ट्स की किसी तरीके की जांच, एक रूरल इंडिया में वो टैबू हमेशा से चलता आ रहा है और उसको एकदम आप सडनली ख़त्म नहीं कर सकते हो, बट इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। और अब जब मैं देखती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे रूरल इंडिया को जो हॉस्पिटल्स मोस्टली केटर करते हैं, वहाँ पे हमने आईईसी देखे हैं, विच इज़ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन चार्ट्स। तो वहाँ क्या होता है, जैसे ओपीडी में कोई महिला किसी भी प्रॉब्लम से आ रही है, या फिर आप मान लीजिए कि 2 बहनें दिखाने आ रही हैं या एक प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है साथ में मदर इन लॉ या मदर को लेके, तो वो पूरे डिस्प्ले में हमारे चार्ट्स रहते हैं। तो जब हम उनको वेटिंग में बिठाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वेटिंग में हमने वो पूरे चार्ट्स डिस्प्ले कर रखे हैं, तो एक नज़र भी अगर उनकी पड़ती है तो दे कैन एटलीस्ट सी कि ऐसा अगर कोई सिम्टम है तो दिस कैन बी कैंसर, और इसका इलाज भी है, प्लस इसको बचाया भी जा सकता है। वी आर डूइंग थिंग्स, जैसे आप देखेंगे जो सिस्टर्स होती हैं वो नर्सेज डे पे या किसी और फेस्टिवल पे ये लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, रोल प्लेस करते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर कि रूरल इंडिया की महिलाओं तक ये बात पहुँचे कि ऐसा भी कोई कैंसर है जो कि कैंसर होने से पहले ही बचाया जा सकता है। दो वी आर डिटैच्ड, ये बात सही है कि हमारा फेलियर है कि हम अब तक उनके पास नहीं पहुंच पाए हैं आज़ादी के इतने सालों बाद भी, बट नाउ efforts are being done, the government is doing all the efforts for them. ओके, बिकॉज ये एपिसोड के पीछे मेरा रीज़न भी यही था कि पॉडकास्ट, क्योंकि पॉडकास्ट की रीच बहुत ज़्यादा है अभी इंडिया में। सो नुक्कड़ नाटक हुए, स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर करता है एक नुक्कड़ नाटक। फिर ये जो चार्ट्स आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ये भी मुझे लगता है कि दिमाग से तो वॉश आउट हो जाता है। इवन पढ़ भी लिया है तो वो गायब है, बिकॉज अगर मैंने पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल और ये रेलिवेंट मेरी वाइफ के लिए है, मेरी मदर के लिए, सिस्टर के लिए है, मैं शायद जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आऊँगा वो गायब हो जाएगा मेरे दिमाग से। तो वो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है, बस क्योंकि पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं, इंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट और रीच बहुत ज़्यादा है उस चीज़ की। It's a newer generation thing, करेक्ट। definitely. तो अगर वो और घर तक पहुँच रहा है, आई वुड से कि मेल्स अगर जैसे आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर मैं महिलाओं तक पहुंचाती भी हूँ रूरल इंडिया के, आई हैव टू हिट द ब्रेन ऑफ द मेल
क्योंकि आज भी रूरल इंडिया तो मेल डोमिनेटेड ही है। अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें यहाँ तो फिर भी इक्वालिटी देखी जाती है, बट रूरल इंडिया में तो अगर मेल ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली तक ये न्यूज़ है कि ये काम कराना है तो ही वो ईजिली हो सकता है। सो डेफिनेटली पॉडकास्ट इज़ अ बेटर वे ऑफ रीचिंग दैम। एक बेसिक सा कन्फ्यूजन है, पहले वो क्लियर कर देते हैं, बिकॉज जब भी मैंने कुछ लोगों से बात करी, कुछ फ्रेंड से बात करी इस टॉपिक के बारे में, तो सबको सबसे पहले ये लगा कि सर्वाइकल कैंसर इज़ ऑल अबाउट स्पाइन में जो होता है, नेक के पीछे का कैंसर है। Right. बिकॉज जो मेरी फ्रेंड्स है जो जॉब कर रहे हैं, जो इनका सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, उनको ये पेन होता ही होता है, और वो जाते हैं डॉक्टर के पास, और उनको डॉक्टर बोलते हैं आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है। और फिर जब मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ा तो ये वो कैंसर नहीं था। तो ये कन्फ्यूजन आप सॉर्ट कर दीजिए एक बार कि ये है क्या। सी इट्स लाइक कि जो सर्वाइकल पेन की आप बात कर रहे हो वो हमारी बैकबोन में जो वर्टिब्री होती है उसका कुछ पोर्शन होता है जिसे हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, जो बिल्कुल यहाँ गर्दन के पीछे होती है। और ये जो हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यूट्रस, उसका एक पार्ट है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स के कैंसर को फिर सर्वाइकल कैंसर बोल दिया जाता है। So it has nothing to do with your vertebrae, nothing to do with neck pain and bony pains. ये जो है ये प्राइवेट पार्ट्स के सिम्टम्स इसमें आते हैं, और कैंसर जो है वो पर्टिकुलरली यूट्रस, जिसे बच्चेदानी कहते हैं हिंदी में, और बच्चेदानी का मुंह इज सर्विक्स, तो इसे हम हिंदी में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द सर्वाइकल पेन। ओके। और इसे अब क्योंकि यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स और उसका कैंसर है, इसको इतना अलग से क्यों रखा हुआ है कि सर्विक्स, इसको यूट्रस का कैंसर क्यों नहीं बोलते? सी यूट्रस का कैंसर इज़ अ डिफरेंट एंटिटी। उसके होने के कॉजेज़ कि वो किसको होगा, किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, वो बिल्कुल अलग हैं। उसका स्प्रेड होने का तरीका बिल्कुल अलग है। सर्विक्स के कैंसर के कॉजेज़, किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन आती है, किस तरीके से पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे, कैसे वो फैलेगा और कैसे उसका इलाज किया जाएगा, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिंगल एंटिटी। इन दोनों को डिफरेंट मान के डिफरेंट तरीके से ही इसका इलाज किया जा सकता है। ओके, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया इस टॉपिक के बारे में, और अब हम इसको शुरू करते हैं। बिकॉज स्ट्रक्चर मैंने ऐसे सोचा इस एपिसोड के लिए कि जितना सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करते हैं, और एक लिस्ट के फॉर्म में करते हैं कि कोई भी अगर देखना चाहे, समझना चाहे कि होता क्या, तो वो देख सके। और अगर कोई मेल है वो अपने बेटी को भेजना चाहिए तो वो भेज के वो बेटी समझ सके, तो उसको वैसे स्ट्रक्चर करते हैं। बिल्कुल। सो पहले तो ये देखते हैं कि इसके लिए पोटेंशियल टारगेट्स कौन है इस कैंसर के होने के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। सो सबसे पहले लुकिंग एट कि ये कैंसर स्किन में होता है, तो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो फीमेल्स हैं, ये महिलाओं में होता है। दूसरा, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाएं हैं, जहाँ से हम कहते हैं कि जैसे 21 से 65 साल की औरतों में हम इसे स्क्रीन करते हैं, तो वही इसकी हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है। देन ऐसी महिलाएं जिनकी शादी बहुत जल्दी की गई है, अर्ली मैरिज, फिर बच्चे 4 से ज़्यादा हैं, मल्टीपैरिटी, फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एक से ज़्यादा मेल से जहाँ एक फीमेल के संबंध हैं, या फिर जो उसका पार्टनर है उसके दूसरी महिलाओं से संबंध हैं। देन पॉपुलेशन जो कमज़ोर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसे कहते हैं, जिसमें आ जाएंगे आपके HIV पॉजिटिव महिलाएं, या फिर किसी ना किसी कैंसर, किसी और कैंसर से ग्रसित महिलाएं जो अब कीमोथेरेपी ले रही हैं, और कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स होते हैं वो इनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। फिर ऐसी महिलाएं जो रूटीन में स्मोकिंग करती हैं या गाँव में बीड़ी पीती हैं, जहाँ भी स्मोकिंग का रोल देखा गया है। इन सभी महिलाओं में एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ अ वायरस, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैसे ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन प्राइवेट एरिया में सर्विक्स में होता है, धीरे धीरे वो अपने आप को इस कैंसर में कन्वर्ट कर लेता है। सो जो ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उनमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो इस कैंसर का कॉजेटिव फैक्टर है 95% ऑफ द फीमेल्स में। ओके, और क्या सिर्फ HPV ही इज द रीजन फॉर द मोस्ट कॉमन? यस। ओके। इन अ हायर, जैसे कहते हैं ना कि 100 में से 95 से 98% महिलाओं में जो कैंसर हो रहा है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण हो रहा है। ओके, और इसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है इस वायरस का? देखिए, इसका जो ट्रांसमिशन है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कैरी किया जाता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, ब्लड से ट्रांसमिशन हो सकता है इसका। मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग इज थ्रू सेक्सुअल रूट। ओके, और जैसे फॉर एग्जांपल
एक कोरोना वायरस के बारे में हम सुनते थे कि ये किसी एनिमल का जनरेट है, तो इसका जनरेशन का सोर्स क्या होता है वायरस का? बॉडी में ही जनरेट होता है अपनी? बिल्कुल, बस ये इन्फेक्ट कर देता है। राइट, दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स। और इन्फेक्शन ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन हो गया तो अब कैंसर होके ही रहेगा, इन्फेक्शन ठीक भी हो जाता है। पर अगर वो इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाए, अपने आप को वहां रखे तो कुछ सालों बाद वो कैंसर बन सकता है। थोड़ा मेरे लिए समझने के लिए मुश्किल है, बिकॉज अपनी ही बॉडी ये बना रही है। और अपनी बॉडी नहीं बना रही है, ये एक वायरस है। जैसे कोविड एक वायरस था, ये एक जगह से एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर हो रहा है। सपोज मेल को ये इन्फेक्शन है, तो सेक्सुअल रूट से आपने ये फीमेल को दे दिया, एंड इफ शी हैज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो ये कि दूसरे मेल के पास चला गया, फिर दूसरे मेल से ये तीसरी फीमेल को चला गया। तो इसका जो कैरियर है वो ह्यूमन बीइंग है, पर ये वायरस ह्यूमन की बॉडी नहीं बना रही है, वो तो बाहर ही है। लेकिन वो वायरस जब आपकी सर्विक्स को इन्फेक्ट कर लेता है, तो उसके अंदर धीरे 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 ट्यूमर का जनरेशन कर देता है। फास्ट ग्रोइंग सेल्स एंड फास्ट डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं वो पैदा करने लगता है, जिन्हें हम पैथोलॉजिकली कहते हैं कोइलोसाइट्स दिखने लगते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन सर्विक्स में हो चुका है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो अब कैंसर बनना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो जनरली जैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं या किसी चीज़ के बारे में, तो ये सुनने में आता है जनरली कि हिट द सोर्स फर्स्ट, सोर्स को ब्लॉक करो, फिर हम क्योर करते रहेंगे, बिकॉज अगर वहाँ से सोर्स चालू है तो आप कितना भी क्योर कर लो वो होता रहेगा। एग्जैक्टली। इस केस में सोर्स क्या है? सोर्स इज वन मैन टू द वुमन। मुझे लगता है ये तो कैरियर होगा, बिकॉज वायरस इज फाइंडिंग अ न्यू होम। राइट राइट राइट। पर कहीं HIV का क्या सोर्स है? मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। सो इस तरीके से इनके सोर्सेज नहीं होते हैं, दे बिगिन फ्रॉम समवेयर, दैट इज जनरेशन ऑफ द वायरस। वायरस का दे आल्सो डिवाइड ना, एक HPV और HPV को जन्म, और HPV से और HPV इनका, लेकिन जो कैरियर है वो ह्यूमन बीइंग है। तो हमें ह्यूमन बीइंग्स को ये कहाँ मिला? ये मिला सेक्सुअल रूट के ट्रांसमिशन से। तब हमें ये पता चला कि ये जो कैंसर इन सब महिलाओं को हुआ, व्हेन वी टेस्टेड देम हिस्टोपैथोलॉजिकली, माइक्रोस्कोप में रख के देखा गया, तो देखा इन सबको एक ये वायरस है। दैट मीन्स ये इसका पॉजिटिव है, इसके कारण ये कैंसर हो रहा है। सो इसीलिए कहते हैं कि इस वायरस को आप, इस कैंसर को आप बचा सकते हैं, क्योंकि आप वायरस को पकड़ सकते हैं। बाकी कैंसर्स आपने देखे हैं, ब्लड कैंसर है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का, स्टमक का कैंसर है, किसी और आँख का कैंसर है, ये सारे कैंसर्स जो हैं ये इन्फेक्टिव एटियोलॉजी नहीं होती हैं। इनमें किसी वायरस के इन्फेक्शन से कैंसर नहीं हो जाता है। यहाँ पे ये कॉज है कि ये वायरस इन्फेक्ट करता है और फिर ये वायरस वहाँ पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स बना देता है और फिर कैंसर हो जाता है। तो इसका जो बचाव है वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये एक इन्फेक्टिव एटियोलॉजी का वायरस है, का कैंसर है। ओके, सो फॉर एग्जांपल के सेक्सुअल एक्टिविटी एक वायरस के लिए एक मेथड है टू ट्रांसमिट, दैट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। वो वायरस के लिए वो मोड है, और इसीलिए शायद जो एज ग्रुप है वो बच्चे नहीं है इसमें, वो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स का जो, क्योंकि वो जो रूट है वो एक्टिव ही नहीं है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो क्या इसके भी कुछ स्ट्रेन्स पाए जाते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रेन्स इसके होते हैं? बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, जिनमें जो कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स होते हैं वो मोस्टली 4 स्ट्रेन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16, 18, 31 एंड 33। ये 4 स्ट्रेन्स जो हैं ये ज़्यादातर मैलिग्नेंसी की तरफ होते हैं, जिनमें 16 और 18 तो बहुत पोटेंट मैलिग्नेंसी कराते हैं। बाकी जो सारे स्ट्रेन्स होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स कॉज कर सकते हैं, जैसे वॉट्स, अगर आपने कभी सुना हो, छोटी छोटी करके ऐसे बड़ा सा वो एक मस्सा सा बन जाता है। तो बाकी जो इसके स्ट्रेन्स होते हैं वो भी इस तरीके की बीमारियां करा सकते हैं, पर वो मैलिग्नेंसी नहीं कराते हैं। कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स वो नहीं होते हैं। ओके, सो थोड़ा HPV को और समझते हैं। राइट। एक बार बॉडी इन्फेक्ट हो गई इससे, ये अपनी बॉडी में ट्रांसफर हो गया है। राइट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बहुत सारे इसके वेरिएबल मोड्स हैं कि कैसे ग्रो करेगा। एक और एड ऑन क्वेश्चन है कि क्या एक बार इन्फेक्शन होने पे मल्टीपल वेरिएंट्स जो हैं उसके वायरस के वो पाए हो सकते हैं, एक ही वायरस आए? नहीं, हो सकता है एक इन्फेक्शन से आपको 16 मिला हो, किसी दूसरे से आपको 31 मिला, मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकता है, एक से एक ही मिलेगा। राइट। दूसरा, इसमें ऐसा रहता है कि कभी HPV का इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्टिव एटियोलॉजी है, जैसे इसकी इन्फेक्शन होके वो ठीक हो जाता है। ये भी हो सकता है कि वो ठीक ना हो और वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन रह जाए। ओके। जो कैंसर होता है वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन से ही होता है।
एक बार सपोज आपको HPV पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो परसिस्टेंट हो जाएगा. इट कैन गेट क्योर्ड ऑन इट्स ओन. ओके. लेकिन अगर वो क्योर नहीं हुआ और वो परसिस्टेंट रह गया तो वो धीरे 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 ट्यूमर फॉर्मिंग सेल्स बनाने लगता है. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, समवेयर बिटवीन 6 to 13 years फॉर अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टू डेवलप इनटू फुल ब्लोन कैंसर. जितना मैं समझा अभी तक कि कैरियर तो ह्यूमन ही है. जब एक बार इन्फेक्ट हो गई है बॉडी, राइट, तो प्राइमरीली बॉडी में इम्यून है इस चीज़ के लिए. राइट. पर जहाँ पे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है या कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे ये होल्ड कर जाते हैं, देन इट develops. Persistent infection is the major cause when it will turn into a cancer. ओके. सो बिकॉज आई एम श्योर जैसे हम डिस्कस करने की इसकी अवेयरनेस उतनी नहीं है इस टॉपिक के बारे में, इस कैंसर के बारे में, तो लोग कभी टेस्ट नहीं कराते. जैसे अभी इवन मैं फैमिली में बात करूँ तो हम लोग अगर टेस्ट कराने का सोचते भी हैं प्रोएक्टिवली, तो वो ब्लड टेस्ट होते हैं अपने जो वाइटल्स है वो चेक करते हैं. ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट हमने कभी नहीं कराए और मुझे लगता है कोई भी करा रहा है इंडिया में एज सच. सो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो शायद उतने जेनरिक ना हो, या अगर जेनरिक भी हैं कैसे देख के समझ में आ सकता है कि अरे इसके स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए या टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ है. Okay, see, one is screening के लिए जाना चाहिए and one is symptoms of the cancer, and they are two different things. When we talk about screening के लिए जाना चाहिए तो symptom free जाना चाहिए. आपको कोई symptom नहीं है, आपको screen होना है. Okay. आपको symptom की ज़रूरत नहीं है. Screening means बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको कोई सिम्टम कोई बीमारी इस तरीके की नहीं है, शी हैज़ टू बी स्क्रीन्ड. सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर. एक महिला जिसको सर्वाइकल कैंसर हो गया है या हो सकता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं. सो वहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा, एंड फाउल स्मेलिंग, बहुत खराब स्मेल वाला, गंदी बदबू वाला विजाइनल डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा और बहुत खराब स्मेल वाला. दूसरा इसमें होता है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग. जब आप अपने पार्टनर के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसके इमिडिएटली बाद आपको ब्लीडिंग होती है, देन इट स्टॉप्स. सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग. तीसरा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में जो महीने भर का समय है, उस समय में भी आपको ब्लीडिंग हो गई. दैट मे बी अ सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर. अपार्ट ये तो देखिए ऐसे सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल अर्ली स्टेज का अगर कैंसर है तो कभी कभी वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है. सपोज कैंसर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है तो हो सकता है उसको कोई सिम्टम नहीं हो, भी शी सिम्टम फ्री. धीरे धीरे जब उसका कैंसर आगे बढ़ता है, स्टेजिंग आगे बढ़ती है, स्टेजेस, तब ये सिम्टम्स आने लगते हैं जिसमें खराब डिस्चार्ज, पोस्टकोइटल ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है. अब आप आगे बढ़ेंगे तो कैंसर फैलने लगता है. जब कैंसर फैलने लगता है तो किसी भी कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वज़न कम होना, भूख कम लगना, हर वक्त थकान रहना, हाथ पैरों में दर्द होना, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. देन अगर आपका कैंसर पीछे रेक्टम की तरफ, मतलब जहाँ से अपन अपनी आंतें और जहाँ से आप अपना स्टूल पास करते हैं, या फिर ब्लैडर की तरफ जहाँ से अपन यूरिन पेशाब करते हैं, उसमें अगर कैंसर चला गया है तो उनके सिम्टम आने लग जाएंगे. जैसे यूरिन में ब्लड दिखने लगेगा, या आपको लेट्रिन करने में प्रॉब्लम होने लगेगी, या आप स्टूल पास कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ ब्लड निकलने लगेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कैंसर अभी किस स्टेज पे है, आपके सिम्टम्स डिसाइड होते हैं. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं ऐसी महिलाएं जिनको स्क्रीन होना चाहिए, उनके सिम्टम्स नो सिम्टम्स, गो सिम्टम फ्री. ओके. सो अगर कोई फीमेल इन्फेक्ट हो गई है एचपीवी वायरस से, तो क्या उसके भी कुछ सिम्टम्स हैं सिर्फ इन्फेक्शन? मोस्टली देखा जाता है तो खराब विजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज, उसको ईचिंग हो सकती है, उसको खराब डिस्चार्ज हो सकता है. मोस्टली इस तरह के सिम्टम्स होते हैं. एचपीवी वायरस जब इन्फेक्ट करता है, तो जब वो इनिशियली इन्फेक्ट करता है अर्ली, तब हो सकता है कोई सिम्टम्स ना हो. धीरे धीरे जब वो वहीं परसिस्टेंटली रह जाता है और वहाँ रह के वो ट्यूमर फॉर्मेशन शुरू करता है, तो कैंसर से प्री मैलिग्नेंट कुछ स्टेजेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं CIN, सिन, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया. इसका मतलब होता है आज कैंसर नहीं है, 5 साल बाद हो सकता है, होगा कि नहीं ये भी हम नहीं कह सकते. तो सिन 1 होता है, सिन 2 होता है, फिर सिन 3 होता है, और उसके बाद सिस होता है. सिस के बाद होता है कैंसर. तो सपोज महिला आज सिन 1 की स्टेज में पहुंच गई है, तब उसको बहुत ख़राब विजाइनल डिस्चार्ज, कभी कभी पोस्टकोइटल ब्लीडिंग, पेट में नीचे की तरफ दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, सिन 1, 2, 3 एंड सिस,
ये होने में 10 और जो बोलते हैं 10 से 13 साल, एग्जैक्टली ये जो वो हम फेज है। कहते हैं 6 से 13 साल लग जाते हैं, इन्फेक्शन हुआ ठीक हो गया, एक साल भर में ठीक हो गया, या फिर इन्फेक्शन हुआ और परसिस्टेंट रह गया। परसिस्टेंट जब वो रह जाता है तो मान लीजिए 10% में से CIN1 हो जाता है, 5% या 8% में 2 हो जाता है, 5-8% में सिस हो जाता है, और कैंसर सिर्फ 2% में होता है। इट्स लाइक वर्किंग एज इन फनल। एग्जैक्टली तो वो like- धीरे 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 आगे बढ़ता है, पर हर किसी को कैंसर नहीं होगा। ऑल्सो CIN1 और 2 पे जब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट अगर हमारे पास आ गया है और हमने देख लिया है उसे CIN1, 2 या 3 कुछ है, हम उसे ट्रीट कर देते हैं। तो जब आप उसे ट्रीट कर देंगे तो वो कैंसर नहीं बनेगा। पर इसी चीज़ के लिए आपको स्क्रीनिंग पे प्रोएक्टिवली जाना चाहिए, एग्जैक्टली बिकॉज आई थिंक यूके में ऐसा मैं पढ़ा था कि 90% रिडक्शन है उनके केसेस में। बिल्कुल, अगर आप with स्क्रीनिंग screening. कर लेंगे तो आप इसे बिल्कुल मतलब ख़त्म ही कर सकते हैं। स्क्रीनिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग का क्या प्रोसीजर है, कैसे स्क्रीन होता है, और अगर एक लीमैन है इसको जाना है, प्रोएक्टिवली जाना है, तो वो कैसे, कहाँ जा सकता है, कितना इसका चार्जेस होते हैं, वो सब देखिए, बताइए। सबसे पहले तो आप एज ग्रुप को समझिए जिसको स्क्रीन करना है। आपको 21 ईयर्स से नीचे स्क्रीन नहीं करना है, 21 ईयर्स एंड प्लस को स्क्रीन करना है अप टिल द एज ऑफ 65। पोस्ट 65 के नॉर्म्स अलग हैं, गाइडलाइंस अलग हैं। सो कंसीडरिंग के अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव हो गया एट द एज ऑफ 17-18, उसको सिन 1 में आने में भी 3 साल लग रहे हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए वो आपको 21 3 इयर्स पहुंच ऑफ गया। सेक्सुअल एक्टिविटी पहले हमारी गाइडलाइंस कहती हैं, जो हम Okay. गाइडलाइंस हमारी फेडरेशन की फॉलो करते हैं, गायनी के फेडरेशन की। उनका ऐसा कहना है कि आप 3 इयर्स तक सेक्सुअल एक्टिविटी अगर किसी महिला की है या फिर वो 21 साल से बड़ी है, सपोज 16 में, देखिए अपनी जो लीगल एज ऑफ मैरिज है वो 18 है, अगर हम उससे कंसिडर करते हैं तो 18 पे मैरिज के बाद आप 3 इयर्स ऑफ सेक्सुअल लाइफ देख लीजिए या फिर उसकी एज देख लीजिए, दोनों आर गोइंग टू बी 21। बट आई थिंक मैरिज तो फिर उससे लिंक करना, सपोज ये sexual सेक्सुअल activity is एक्टिविटी different. आपकी 14-15 से स्टार्ट हो गई है, करेक्ट, तो अगर वो 3 इयर्स के लिए सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है 17 पे, तो यू विल हैव टू स्क्रीन हर। सो इट्स ईदर ऑफ द टू, मोर देन Okay. 21 इयर्स ऑफ एज एंड शी हैज टू बी सेक्सुअली एक्टिव फॉर 3 इयर्स। और पर मुझे एंड ऐसा, सपोज शी इज 22 एंड Right. शी इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव, यू डोंट हैव टू स्क्रीन हर। ओके। और जैसे एक थॉट मेरा ये भी आ रहा है कि इंडिया में काफ़ी कॉमन सुनने में आता है कि बच्चों के साथ मोलेस्टेशन हो जाता है काफ़ी यंग एज में, 9-10 साल, 11 साल, 12 साल। और आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ऑब्वियसली कोई मोलेस्ट कर रहा है तो मोलेस्टर मल्टीपल मोलेस्टेशन भी कर रहा होगा, तो देयर आर वेरी प्रोन चांसेस कि वो कैरियर हो उस चीज़ का, वायरस का। क्या उनको भी स्क्रीन करवाना चाहिए? देखिए, वन सेक्सुअल एक्टिविटी से व्हाट इज द चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HPV, पहले इसको समझना पड़ेगा कि HPV का चांस ऑफ इन्फेक्शन ओनली इन वन एक्टिविटी कितना है। दूसरा, देयर आर नो गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग अ चाइल्ड। अच्छा, क्योंकि हम सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं को ही स्क्रीन करते हैं। सो अच्छा। समबडी हु हैज जस्ट बीन मोलेस्टेड, उसको हम सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीन करें, इस तरीके की कोई गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है, एंड वी डू नॉट स्क्रीन देम। ओके। अगर कोई करवाना चाहे तो कर सकता है? नहीं, अलाउड भी नहीं है? नहीं, यू हैव टू बी सेक्सुअली एक्टिव वन, और यू हैव टू बी more than 21 years of age and or married, whatever you consider sexually active। हमारे देश में ऐसा है कि मैरिज है तो सेक्सुअली एक्टिव है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन बी अनमैरिड बट सेक्सुअली एक्टिव, सो इट हैज टू बी मोर देन 3 years। ओके। सो अगर जैसे कोई लेडी है जो 19 years old है, राइट, और वो जाके स्क्रीन कराना चाहती है कि मैं मैरिड नहीं हूँ पर आई एम सेक्सुअली एक्टिव, या तो आई वाज सेक्सुअली एक्टिव, मान लीजिए एंड कि मे बी शी वाज एक्टिव फॉर हाउ लॉन्ग, we'll have Correct. to ask her, so she says 3 years, 4 years, then we can screen her। अच्छा, ओके, ठीक है। सो वन इज दिस एज ग्रुप जिसको हम कंसिडर करते हैं। सेकेंडली, जो आपकी स्क्रीनिंग होती है वो 2 तरीके से की जा सकती है। वन इज पैप्समियर करके एक टेस्ट आता है, पैप्समियर, या फिर आजकल हम उससे लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टिक विद अ ब्रश होती है एंड वी हैव अ सोल्यूशन, अ लोशन। तो व्हाट वी डू इज, हम जो वुमन है उसके प्राइवेट पार्ट्स में, इट हैज़ टू बी डन ईदर बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ लैबोरेटरी हु इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। तो हम वो ब्रश को आपके सर्विक्स पे लेके जाते हैं और उससे कुछ सेल्स ले आते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली पेन फ्री प्रोसीजर, इसमें कोई खास पेन नहीं होता है, और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में हमें ये देखना होता है कि जो सेल्स आए हैं वो CIN1, 2, 3 या सिस के तो नहीं हैं, वो नॉर्मल सेल्स हैं कि नहीं हैं। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि हम HPV का DNA देख लें। जैसे कोविड में PCR करके DNA, मतलब जो उसका
न्यूक्लिक एसिड है वो देखा जाता था। इसमें हम इसी तरीके से HPV का DNA देखना चाहते हैं। तो अगर हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का DNA मिल जाता है, दैट मीन्स इन्फेक्शन इज देयर। और हम ये बात उस महिला को बता सकते हैं कि आज आपको HPV का इन्फेक्शन आया है, बट आपका स्मीयर नॉर्मल आया है, विच मीन्स कि आपको CIN 1, 2, 3 अभी नहीं है। सो यू हैव टू स्टे इन क्लोज फॉलो अप। आप बार बार ये कराते रहिएगा, राइट। अगर सपोज HPV DNA भी नेगेटिव आता है और इनमें से भी सब कुछ नेगेटिव आता है, सो शी इज फ्री फॉर 5 years। अच्छा। द टेस्ट इज टू बी रिपीटेड आफ्टर 5 years। 5 साल बाद हम ये टेस्ट फिर से करके देखना चाहते हैं। अच्छा। अगर आप सिर्फ पैप स्मीयर करा रहे हैं और HPV DNA नहीं करा रहे हैं और आपका पैप स्मीयर नॉर्मल आया है, तो आपको हर 3 साल में पैप स्मीयर कराना है। ओके। ये तो एक तरीका हो गया स्क्रीनिंग का। दूसरा तरीका होता है VIA या विली। उसमें हम क्या करते हैं, VIA विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटोवाइट एरियाज, या फिर विली VILI विजुअल इंस्पेक्शन विद लुगोल्स आयोडीन। इसमें हम क्या करते हैं, जो सर्विक्स रहती है उसके ऊपर एक केमिकल, एक एसिटिक एसिड करके आता है, वो लगाते हैं और फिर हम उसे देखते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम उसे ट्रीट करते हैं, अगर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम उसे कह देते हैं 5 years के बाद ये दोबारा कराना है। So screening is basically for those who have no symptoms whatsoever। ठीक है। हम उन्हें दोनों में से किसी भी मेथड से स्क्रीन कर सकते हैं। अगर उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो 3 से 5 साल के लिए वो बिल्कुल फ्री हैं, दे हैव टू रिपीट इट लेटर। अगर इनमें से कुछ भी पॉजिटिव है तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जब ये पॉजिटिव आते हैं तो हम इन्हें कहते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। मैलिग्नेंट मीन्स कैंसर, प्री मैलिग्नेंट मतलब प्री कैंसरस। अभी कैंसर हुआ नहीं है, लेकिन अभी इस तरह की स्टेज आने लग गई है जो आगे चल के कैंसर बन सकती है। आई एम अज्यूमिंग ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के साथ पॉसिबल है? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बायोप्सीज करके आप दूसरे कैंसर्स में भी, जैसे एंडोमेट्रियम का कैंसर होता है, यूट्रस का कैंसर होता है, अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम एंडोमेट्रियम से भी बायोप्सी ले लेते हैं और उसमें हमें हाइपरप्लेजिया मिल जाता है, एटिपिकल तरीके का। तो हम इस महिला को भी बता सकते हैं कि एटिपिकल है और ये आगे चल के दिक्कत दे सकता है। सो देयर आर वेरियस कैंसर्स जिनमें ऐसा बताया जा सकता है, पर ये जो कैंसर सर्विक्स है इसकी स्क्रीनिंग तो 100% इफेक्टिव है। ओके। सो टू मेक इट मोर इम्प्लीमेंटेबल, दोनों मेथड में से कौन सा इजीएस्ट टू डू है? पैप स्मीयर प्लस HPV DNA इज इजी। आई वुड एडवाइज एंड आई एडवाइज माय पेशेंट्स कि आप हर 5 साल में एक पैप स्मीयर प्लस HPV DNA जरूर कराएं। इसका कॉस्ट लगभग, जब आप कॉम्बो में जाके लेते हैं तो कहीं आपको 1700-1800 से 2000 के बीच में पड़ता है। एक बार आपके दोनों टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, आपको 5 साल बाद ये रिपीट कराना है। अगर दोनों में से कुछ भी पॉजिटिव आ जाता है तो यू हैव टू रेफर टू योर गायनेकोलॉजिस्ट कि हमें कितने क्लोज फॉलोअप में आगे रहना है। ओके। सो ये प्राइवेट सरकारी में पैप स्मीयर होता है और HPV DNA स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव टेस्ट। और प्राइवेट सेटअप्स में तो ये सारे लैब्स में होता है। ऑल द लैब्स आर प्रोवाइडिंग। गवर्नमेंट में क्या कॉस्टिंग है इसकी? गवर्नमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जी बिल्कुल। HPV कोई भी करा सकता है जाके? HPV की किट्स अगर अवेलेबल है, पैप स्मीयर इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो HPV DNA है ये डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ किट्स है। अच्छा। जो कभी अवेलेबल जब हो जाती हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, पर कभी अवेलेबल नहीं है तो वी कांट डू दैट इन दैट टाइम। सो मतलब ये पहले से ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, ये आयुष के आने के बाद से? नहीं, गवर्नमेंट सेटअप में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमेशा से पैप स्मीयर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इजी तो कर दिया कराना, पर अवेयरनेस नहीं है। तो मतलब जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, अगर हम उनको एक बार भी ये कह देते हैं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, वो कोई मना नहीं करते हैं। दे आर नॉट अवेयर एंड दे गेट इट डन इजीली। तो जैसे रिटेल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर वॉक-इन्स ही नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। और कितना डिफिकल्ट है या कितना मतलब कैसे होता है ये प्रोसेस के कन्विंस कर सकें किसी फीमेल को अगर प्रोएक्टिवली जाने के लिए? क्या डिफिकल्ट होता है, पेनफुल होता है? इतना पेनफुल नहीं होता है, उसमें पेन बस उतना ही होता है जितना एक विजाइनल एग्जामिनेशन में, इंटरनल एग्जामिनेशन में जो पेन होता है। जब आप प्राइवेट पार्ट्स का एग्जामिनेशन कराते हो तो उसमें जो माइल्ड पेन होता है उतना ही इसमें पेन होता है। कन्विंस करना मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि एक बार अगर मैं अपने पेशेंट को ये समझा देती हूँ कि इस तरीके से कैंसर्स होते हैं और इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, आई हैव नेवर सीन अ पेशेंट जिसने कह दिया हो कि मुझे नहीं कराना है। नहीं, पर वो ऑलरेडी पेशेंट है, प्रॉब्लम लेके आया आपके पास। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रीनिंग। देखिए, ये ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है।
वो पेशेंट है किसी और चीज़ के लिए पेशेंट है, पर आपने राइट उसको स्क्रीन के लिए हाँ एडवाइस हाँ किया है, हाँ तो ऑब्वियसली वो किया है। हम्म, पर अगर आज मैं बोलूँ कि मुझे एक मेरी फ्रेंड को बोलना है कि आप ये टेस्ट करा लो, हम्म, ऑब्वियसली वो मना करेगी, मुझे कैंसर तो है नहीं, स्क्रीनिंग भी नहीं है, तो मैं क्यों कराऊं? तो उनको कन्विंस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? कर रहे हैं ना, अच्छा, ये पॉडकास्ट कर तो रहे हैं। आई विल ट्राई कि वो हो जाए कन्विंस। ठीक है, ठीक है। तो हमने स्क्रीनिंग के बारे में बात करी, जी। और जैसे हमने एज ग्रुप का कंसिडर किया, तो वो 21 के बाद हम लोग उसको कर रहे हैं। इसकी कोई अपर लिमिट भी है एज की, कहाँ तक? देखिए क्या है, 65 इज द अपर लिमिट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, Okay. बट अगर 65 की एज तक आपने जब भी टेस्ट कराया उसमें कुछ पॉजिटिव आ गया ओके, तो आपको आगे भी स्क्रीनिंग लेना है। पर अच्छा, अगर 65 की एज तक आपने जो भी टेस्ट कराए लास्ट 10 to 20 इयर्स में वो नेगेटिव आते रहे हैं, सो यू आर फ्री ऑफ स्क्रीनिंग नाउ, अब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। बिफोर 21 एज ग्रुप के भी ऐसे कुछ, क्या जैसे बच्चे हैं या जो लड़के हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं कि वो Exactly. प्रिवेंटेड रहें इससे? उनके लिए ही तो ये प्रिवेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसने हमारे पूरी जो भारत की जनता है उसे कोविड से आगे बचाया, वाज वैक्सीनेशन। यहाँ वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुआ और कोविड फैलना बंद हुआ। Correct. सो इट इज एग्जैक्टली लाइक कोविड, वैक्सीनेशन ऑफ एचपीवी। एचपीवी जो वायरस है उसकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पहले एक सर्वरिक्स करके एक वैक्सीन आती थी, ये तो उसका ट्रेड नेम है, जिसमें हम 2 स्ट्रेन्स लेते थे, HPV 16 एंड 18। फिर धीरे धीरे टेट्रावेलेंट वैक्सीन आने लगी, अब 9 वैलेंसी की भी वैक्सीन आने लगी है जिसमें 9 स्ट्रेन्स हैं इंक्लूडिंग द मैलिग्नेंट वंस। Okay. तो ये जो वैक्सीनेशन है ये अपने को कराना है सभी बच्चों का, इनफैक्ट बॉयज़ का भी आज के ज़माने में तो हम कहते हैं, क्योंकि जो ये HPV वायरस है ये पिनाइल वॉर्ट्स, एनल वॉर्ट्स, ये बच्चों में जो मतलब मेल्स जो हैं उनमें भी आगे चल के किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। Okay. सो वी से कि 9 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं, 9 वर्ष से 14 साल के जो बच्चे हैं, इनको हमें वैक्सीनेट करना है विद 2 डोजेज ऑफ द वैक्सीन, डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डिंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स। ओके, जो देखिए 2 स्ट्रेन वाला जो है वो थोड़ा सस्ता है, 4 स्ट्रेन वाला उससे महंगा है, 9 स्ट्रेन वाला उससे महंगा है। और शायद कुछ टाइम पहले बजट में भी ये बात हुई थी कि हम इस वैक्सीन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, पर इतनी महंगी वैक्सीन है, आई थिंक इसको गवर्नमेंट सेटअप में आने में टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए 9 to 14 इज़ द आइडियल एज, जब इसकी एफिकेसी 95% है कि यह आगे चल के HPV के इन्फेक्शन से होने वाले जो कैंसर्स हैं उससे बचाता है। Okay. तो हमें सभी बच्चों को 9 से 14 की उम्र में 2 डोजेज इसकी लगानी है। ओके, सपोज आप 14 का एज क्रॉस कर चुके हो तो अप टिल 26 इयर्स ऑफ एज आपको इसकी 3 डोजेज लगानी है। अच्छा, एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि जो मैक्सिमम एफिकेसी है वो 9 से 14 में है। तो ऐसा क्यों है? दैट इज़ द एज रिलेटेड जो उसका वैक्सीन अच्छा। का है। और क्योंकि अब आप इससे आगे बढ़ेंगे 26 से ऊपर, मतलब हमारा जो लिटरेचर है वो कहता है कि आप इसे 45 की एज तक दे सकते हैं। बट अगेन 45 की एज तक और ज़्यादा इसकी जो आप कहोगे प्रोटेक्शन रेट वो कम हो जाता है। तो धीरे धीरे जो इसकी एफिकेसी है वो एज के साथ कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दे से बेस्ट इज 9 to 14 एंड दैट टू 2 डोजेस। आपको 2 ही डोज देनी है, विच इज़ अगेन कॉस्ट इफेक्टिव। तो जो पीडियाट्रिशियंस हैं आपकी बच्चियों के, आपके बेटों के, बेटियों के, वो पीडियाट्रिशियंस आजकल इसको एडवाइस करते हैं। अच्छा, तो पीडियाट्रिशियंस 9, 10, 11 की एज में आपको ये वैक्सीन ऑफर करेंगे, बट उसकी जो कॉस्ट है अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप ज़रूर उसको लगवाइए। ये वैक्सीन वाइज क्या कॉस्टिंग इसकी? 2 वेरिएंट, 4 देखिए ऐसा वेरिएंट जो 2 वैलेंट वाली वैक्सीन होती है वो लगभग आपको कुछ 2800 के आसपास पर डोज पड़ती है। जो 4 वैलेंट वाली जो आपकी वैक्सीन है उसकी कॉस्ट लगभग 3800-3900 के आसपास पड़ती है। और जो आपकी 9 वैलेंट वाली है वो लगभग 10,000-9,000 के आसपास का कॉस्ट है उसको। ओके। तो जैसे मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं इस वायरस के, तो जो 2 वैक्सीन, जो 2 वेरिएंट्स कवर कर रहे हैं, उसमें कैंसरस वाले भी उसमें इंक्लूड होते हैं? मैलिग्नेंसी वाले ही मेन Only हैं। main, okay. एग्जैक्टली 4 वाले में 31, 33 और ऐड हुए हैं, और 9 वाले में हमने और जो वॉर्ड्स और मतलब कैंसर नहीं है, बिनाइन ग्रोथ्स जो कराते हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। सो अगेन इट इज़ योर अफोर्डेबिलिटी, बट आई वुड से कि किसी ना किसी तरह का वैक्सीनेशन तो डिपेंडिंग अपॉन दी अफोर्डेबिलिटी ज़रूर कराना चाहिए। ओके, अगर वैक्सीनेटेड है कोई
क्या उसको स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए आगे बिल्कुल, जाके? वैक्सीनेशन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर स्क्रीनिंग। अच्छा, स्क्रीनिंग फिर भी करनी बिल्कुल, चाहिए। स्क्रीनिंग फिर भी करनी है। ओके। एंड इन फैक्ट मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अब 2 बच्चे हैं, 40-42 ईयर्स की उनकी एज हो चुकी है, और वो मुझे कहते हैं आप हमें वो वैक्सीन लगा दीजिए। क्योंकि मन में एक डर भी है, और ये भी एक बात है कि जब ये वैक्सीन आया था उस समय पे अवेयरनेस भी नहीं थी, और धीरे धीरे आज जब अवेयरनेस आ रही है तो उस चीज़ को 10 साल हो चुके हैं अब। सो इन दोज 10 ईयर्स उनके 2 बच्चे हो गए हैं, 3 बच्चे हो गए हैं। सो दे आर लाइक कि आप वैक्सीनेट तो कर दो, कैंसर नहीं होगा। तो ये मैसेज उनके लिए है कि अगर आज आप अपने आप को वैक्सीनेट करा भी लेते हो तो भी जो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है वो उससे आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि स्क्रीनिंग तो आपको करानी ही पड़ेगी। उनको क्या लगता है कि ये वैक्सीन लगवा लो, आप कभी स्क्रीन नहीं कराएंगे। नहीं, दैट्स नॉट डन। आपको स्क्रीन तो कराना ही पड़ेगा अपने आप को। मतलब ये मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि कुछ लोग जब कॉस्ट को कंसिडर करते हैं तो वो ये भी देखेंगे यार 3 बार स्क्रीन करा, उससे अच्छा वैक्सीन लगा लो, मैं एग्जैक्टली आपको यही कह रही बैलेंस हूँ। आउट हो जाएगा। तो यही उनका एक मोटिव रहता है कि अभी आप कह रहे हो मैम कि हर 3 से 5 साल में स्क्रीनिंग करानी है, 2000 का वो पड़ेगा, उससे तो ये वैक्सीन लगा दो। तो दिस इज अ मैसेज टू देम कि उस रिस्क से हम बच नहीं जाते हैं वैक्सीन लगवा के। तो हमें वो जो पूरा अपना आगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जो प्रोटोकॉल है 65 ईयर्स तक का, वो करना चाहिए। पर कितने % चांसेस लाइक सेफ्टी के बढ़ जाते हैं इसमें? 70% तक की एफिकेसी तो है। प्रीटी गुड ना, 70% काफ़ी होता है। राइट। अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव हो गया है लाइफ में, क्या वैक्सीन लगाना उनको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सेक्सुअली एक्टिव, वही तो मैं कह रही हूँ, जैसे आज शादी हो गई, सेक्सुअली एक्टिव हो गए, 2 बच्चे हो गए, और फिर अब सोच रहे हैं वैक्सीन लगा लें। सो वैक्सीन इज गोइंग टू गिव यू सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्रेश HPV, ओके, जो कभी आने वाला है, विच कैन बी ड्यू टू एनी रीजन। मतलब आई डोंट वांट टू से अ रीजन विच माइट हर्ट यू। हो सकता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स कहीं घर में हो, इसके बारे में हम किसी को जज नहीं कर सकते। पर अगर आगे ऐसा होने वाला है, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड इफ यू वांट टू, इफ यू विश टू, बट स्क्रीनिंग नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप स्क्रीनिंग को छोड़ने के लिए रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो फिर आप मत लगवाइए भले से वैक्सीन, बिकॉज यू हैव कम टू दैट एज जहाँ पे आप 38-39 तक आ चुके हो, एफिकेसी उतनी ज़्यादा नहीं है, स्क्रीनिंग इज मस्ट फ्रॉम नाउ। सो भले से मत लगवाइए। ओके। अगर इसी स्क्रीनिंग वाले पार्ट को थोड़ा टाइम बाउंड करके मैं किसी को देना चाहूँ कि लेट्स से फर्स्ट एज 21, अगर आप 21 के हो गए हो, प्रोबेबली उस साल आपको फर्स्ट स्क्रीनिंग पे जाना चाहिए। देखिए, आप किसी को 21 को इसलिए नहीं बोल सकते हो, 21 में जो अपनी अर्बन इंडिया की बात करें तो अभी तो पढ़ाई चल रही है, और क्या पता सेक्सुअली एक्टिव हैं भी कि नहीं है। सो द मेन मोटिव इज 3 साल सेक्सुअल एक्टिविटी को अगर हो गए हैं, सबसे पहले तो 21 की एज में अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो उसको लगवा लीजिए। 21-22 की अगर आपकी एज है, क्योंकि 26 तक की एफिकेसी बहुत अच्छी है, तो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 3 to 4 years ऑफ योर सेक्सुअल एक्टिविटी हो गए हैं परसिस्टेंटली, तो यू कैन स्टार्ट गेटिंग स्क्रीन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअली नॉट एक्टिव, तो हो सकता है आपकी शादी 32 साल में हो रही हो एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव। तो 32 पे अगर ऐसा हो रहा है तो आप 32 के 3 साल बाद ही अपने आप को स्क्रीन कराइए। लगभग हमने सारी बातें कर ही ली हैं इस चीज़ से लिंक, सर्वाइकल कैंसर से लिंक, पर इसको और बेटर स्ट्रक्चर करने के लिए क्या कोई ऐसी सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कोई गाइड है आपके पास? आई थिंक एज वाइज कोई गाइड होगी जो शायद समझने में और आसान हो जाए। सो सी, टू अंडरस्टैंड इट एंड इम्प्लीमेंट इट बेटर, व्हाट वी कैन डू इट इज़ कि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तब से 9 वर्ष तक आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना है। 9 to 14 ईयर्स में यू हैव टू वैक्सीनेट योर चाइल्ड। सपोज ये 9 to 14 आपसे मिस हो गया है जहाँ पे 2 डोजेज लगनी थी, तो 15 to 26 में वैक्सीनेट योर चाइल्ड एंड गिव हर और हिम एटलीस्ट 3 doses. Post 26 up till 45 you can take the vaccine considering की एफिकेसी कम है। ये गाइड तो आपकी है वैक्सीनेशन के लिए। 0 to 9, 9 to 14, 14 to 26 and 26 to 45. अब हम बात करते हैं एज ऑफ स्क्रीनिंग। तो less than 21 years you don't have to screen at all. After the sexual activity begins and if she is more than 21 years of age, आपको स्टार्ट करनी है स्क्रीनिंग every 3 to 5 years. पैप्समियर प्लस HPV DNA। अगर आपकी रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती हैं अप टिल द एज ऑफ 65, आप स्क्रीनिंग बंद कर दीजिए। अगर कभी भी आपका एक भी टेस्ट लास्ट 10 साल में पॉजिटिव आ जाता है तो आप स्क्रीनिंग को 65 के बाद भी कंटिन्यू करिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं है। दो इट इज़ वेरी हाई,
95-97% है, पर आप सोचें कि क्योंकि मैंने वैक्सीन लगा लिया है इसलिए मैं स्क्रीनिंग ना कराऊं, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप ये लोगों को देख के हाँ, अवेयर हो कुछ कि वो स्क्रीनिंग अवेयरनेस करें। जनरेट कर बिल्कुल। सकें, यही हमारा एम है। कुछ अगर क्वेरीज हो तो वुड लव टू आंसर देम। अगर ये एपिसोड देख के 10 लोगों ने भी स्क्रीन करा लिया, वी आर डन विद इट। Yes, the goal is achieved, the mission is Okay. accomplished. Done, done. Thank you so Thank you much. so much. Thank you.